Yes. Question number 181, Sri Rajan Vichare. प्रश्न क्रमांक 181। Yes, Minister. The answer is laid on the table of the House. Supplementary. माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि मंत्रालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रणाली का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस प्रणाली को अभी तक सरकार ने कोई मान्यता भी प्रदान नहीं की है। परंतु मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी आदि प्रणाली को सरकार ने कुछ मापदंडों के तहत मान्यता दी है, तो क्या सरकार ने इस प्रणाली को भी मान्यता प्रदान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इसके लिए 5 मापदंडों को पूरा करने का सुझाव दिया था? क्या उस कमेटी ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है क्या? यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए। अध्यक्ष महोदया, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, इसकी मान्यता के संबंध में हमने इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई हुई है डॉक्टर कटोच की अध्यक्षता में, और उसमें हमारे पास समय समय पर कई पिटिशंस आए हैं इसके संबंध में, इसको मान्यता देने के संबंध में, और हम उसको एग्जामिन अभी इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो डीएचआर का नोटिस था उसके हिसाब से जिस फॉर्मेट और जिस मैनर में ये प्रपोजल्स हमें मिलने चाहिए थे वो उसके अनुसार नहीं मिले हैं। सो वी हैव रिटन बैक टू द पेटिशनर्स, उनसे हमने कहा है कि आप सही फॉर्मेट में उसको दीजिए ताकि जो हमारे डिज़ायरेबल क्राइटेरिया हैं, जो एसेंशियल क्राइटेरिया हैं, उसके तहत हम इसको एग्जामिन कर सकें और उसके बाद हम निर्णय ले सकें कि हमें इसे मान्यता देनी है या नहीं देनी है। एज ऑफ नाउ ये कोई रिकग्नाइज सिस्टम नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस प्रणाली को भी अभी तक मान्यता नहीं दिए जाने के बावजूद आज भी देश में कुछ संस्थाओं द्वारा इस विषय पर डिग्री और डिप्लोमा दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या सरकार इन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात सही कही है कि ये एक रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसे मान्यता नहीं है, और हमने स्टेट्स को इस विषय में लिखा भी था। उनसे हमने कहा था कि आपके अपने राज्यों में यदि कोई ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं जिसमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज इसमें किए जाते हैं, आप उनको रेगुलेट करें, उनके साथ कड़ाई करें। और जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आई है उसने भी यही तय किया है कि हम ऐसे कोर्सेज को हम रेगुलेट करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ये राज्य इसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमने राज्यों को इस संबंध में एडवाइस किया हुआ है। अब ये राज्यों पर है कि अपने अपने राज्य में वो इस पर रेगुलेट करें और ऐसे लोगों को डॉक्टर टर्म इस्तेमाल करने से भी रोकें, डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज चलाने से भी रोकें, और किसी भी तरीके से जब तक ये सिस्टम रिकग्नाइज ना हो, आम जनमानस तक इसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। तो ये काम राज्यों को करना है। विंसेंट पाला जी। Thank you, Madam, for giving me a chance. Madam, in my constituency, Shillong in Meghalaya, there's a beautiful institute, Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy. It has come. It has been inaugurated in 2016. I'm not sure whether the minister has already answered, but may I know from the minister, since in inception, lots of sanction posts, whether all these sanction posts has been filled or not? And if it's not been filled, what is the target date? And I request you to see on this issue. I'm sure if you may not have all the data, but please give me data. Thank you. Madam, Ayurveda and homeopathy, all this relates to the Ministry of Ayush. Yes, yes. So I can just say that if you write to the Ayush Minister, he would be able to give an adequate reply. Yes, yes. Sri Kulamani Samal. So, Madam, thank you very much for giving me an opportunity to raise this important question. Madam, I have gone through the reply report tabled by the Honorable Minister regarding granting sanction to a 150-year-old system of electro-homeopathy medicine in India. Granting recognition to a system of electro-homeopathy medicine should depend on its effectiveness to cure diseases in our country. My question is very simple and straight. Whether any study in all the states and union territories has been made by the government to find out the effectiveness of the electro-homeopathic medicines in curing the diseases, and whether there is a court judgment in this regard. Thank you, Madam.
मैडम, जैसा कि आपने कहा कि ये 150 साल पुराना सिस्टम है, but we do not have any such data. We don't maintain it centrally, since I said that this is a system of medicine which is not recognized by the central government. And as far as the issue of granting recognition is concerned, it does not fulfill the desirable and essential criteria, which are many in terms of, say, the system having certain fundamental principles of health and disease. It should be a comprehensive system. That means it should not be related to certain specific diseases. It should have some substantial literature, and in the country of origin or wherever it is practiced, it should be recognized. So there are various criteria. So the committee has to examine before granting recognition whether those criteria are being fulfilled or not. But as of now, it does not seem to fulfill those criteria, and we can't really say that we can recognize it right now. N.K. Premchandran ji. Madam, thank you very much. Madam, to my limited information, this homeopathy has no relation or connection to this electro-homeopathy. It is entirely different. But it is quite unfortunate that for the last 150 years, in the name of homeopathy, this electro-homeopathy has been practicing. That has to be checked. That is my first submission. And I would like to know from the Honorable Minister also regarding the medical education. Homeopathic medical education is being regulated by the Central Council of Homeopathy. But unfortunately, the Government of India's directions and stipulations, which are being issued according to the Act and rules and regulations of the Government of India, has not been complied by the medical institutes, homeopathic medical institutes, universities, and respective state government also. So I would like to know from the government, though it is belonging to Ayush, I would like to know from the Honorable Health Ministry whether the Government of India will give a mandatory direction to the concerned states and homeopathic institute that all the directions and regulations of the Central Council of Homeopathic should be complied with. Such a direction will be given. I would like to know from the Honorable Minister and through you, Madam. Thank you very much. Madam, as the Honourable Member has himself said that the matter pertains to the Ministry of Ayush. However, you may always write to us. We will talk to them, and whatever appropriate is being required to be done in terms of communicating to the states, we'll do it. Question number 182, Skuar Bharatendra ji. 182. Yes, Mr. Minister, The answer is laid on the table of the House. supplementary. मैडम, मैं सबसे पहले तो प्रशंसा और बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े निकट है ये हृदय के ये बाल लिंग अनुपात जो बढ़ता जा रहा है और इससे जो दुष्प्रभावित हो रहा है पूरा समाज और हमारा देश, और हर बार इसमें बजट को थोड़ा बढ़ाया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि 161 जिले चुने गए थे जिसमें बाल लिंग अनुपात बहुत कम है। मैडम, इनमें से इस अपनी योजना के बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के बाद वो 10 जिले कौन से हैं जिनमें सबसे सफल ये योजना रही और हम इस लिंग अनुपात को सबसे कम कर पाए। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा मैडम, सेकंड सप्लीमेंट्री है आपको? Ma'am, this has been an extremely successful program. In the first year, 2014, we took 100 districts, and at the end of the year, 58 districts had done extremely well, even going up by 100 points. In the second year, we took 161, and so far the reports that have come in, we have done extremely well in 104. Of these, the first 10, North Sikkim has done the best at 831. It was in 2014. It is now 1,009, which means more girls than boys. Karnal, 758 has gone up to 884. Mizoram, Seha, has gone from 915 to 1022, which is phenomenal. Kadalur in Tamil Nadu has gone from 856 to 957. Ghaziabad, which is a difficult, very difficult area, has gone from 899 to 977. Champawat in Uttarakhand has gone from 887 to 958. Mansa in Punjab has gone from 857 to 925. Una in Himachal has gone from 857 to 904. Rewari 803 to 846. And Jhansi from 860 to 900. So you can see from this that it is across the board.
it really is dependent on the enthusiasm of the state government and the ability and enthusiasm of the district head. And we seem to have done very well across the board. Second. माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जो 10 सबसे दुष्प्रभावित हैं जिले वो कौन से हैं और वो क्या कारण हैं जो जिनकी चुनौतियां इन जिलों के सामने हैं और इनका समाधान के लिए क्या सरकार के पास कोई मॉड्यूल है? The districts that have done not so well are in the last 10 is Etawah, 953 has gone down to 916, gone down. Farrukhabad, 913 has gone to 876. Saharanpur, 954 to 913. Etah, 984 to 942. As you can see, most of these are in UP. No, it's the downward. Bijnor has gone from 944 to 894. Champawat has gone from 1027 to 961. Pithoragarh from 977 to 908. Hardwar 964 to 885. Dehradun 1062 to 959. Chamoli 948 to 839. And Kolkata, which has gone from 1022 to 898. In fact, Kolkata is the worst of the 161 that we have taken, unfortunately. Now, what are the challenges that we face? Because the center has no feet on the ground, we are totally dependent on the local and the state administration. We do a huge backup with a sustained media campaign, with rewards, awards, which working with the health ministry for the PCP and DT Act to make sure that people are admitted, women are admitted in the early stages of pregnancy into administrative hospitals. Now, what challenges do we have? A, in the districts that didn't do too well, the funds did not go from the state government to the district in time. Especially in Bihar, we had a lag of 6 to 8 months. And in UP, we had a lag, I don't think the funds have still reached, or they may have reached now. The DCDM leads the campaign. And in many of the districts that have not done too well, the district DCDM was changed every 2 or 3 months. The lack of ownership and leadership by some of the states, which are now doing better when they changed, when the governments changed. There was unrest and violence in some of the districts, for instance, in J&K. Now, what are the corrective measures that we took? In the year 16 to 17, we revised the scheme and started the disbursement of funds directly to the district collectors. Since then, it's done much, much better. Then special attention is being paid to the districts which showed declining trend, and this is followed up by weekly and monthly conferences with DCs, nodal officers. We have trained 1,668 trainers, master trainers, who have gone on the ground there. We have monitoring visits to the states and districts to motivate them. We have improved the utilization of funds. The states that are doing well have been felicitated, and the districts in which collectors have shown a great deal of innovation, like Jalgaon, Kadalur, Kathua, Raigad, Junjunu, North District Sikkim, Gwalior, Osmanabad, Yamunanagar, Mansa, the collectors have been given awards. Rajasthan and Haryana have done the best, so they have been awarded. We are now putting dedicated manpower in each district with a newly formulated scheme of Mahila Shakti Kendra, in which these people will man it from our side. And, of course, motivating the local people. It's a challenging process, but seeing that it is extremely doing extremely well in most districts, we're very happy with the results. Shri Dr. Kirit Solanki. धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी है। मैडम, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत डिटेल रिप्लाई दिया है और भारत सरकार की ओर से
जो महत्वपूर्ण जो कार्य हो रहा है इसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हमारा प्रधानमंत्री जी का वो एक मुख्य कार्यक्रम रहा है। जहां तक इतने कार्यक्रमों के बावजूद भी कितने बड़े स्टेट में जो लिंगुअल अनुपात है इसमें बेटियों की संख्या बहुत कम है और हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं इस बात पर एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया था और पुरजोर से अभियान चालू हुआ था। इसमें एक महत्व की बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि अकेली सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, जहां तक इसमें लोक भागीदारी नहीं जुड़ती है, जहां तक इसमें जन भागीदारी नहीं जुड़ती है, और एक जन आंदोलन के रूप में उन्होंने किया था। मैं मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इसको जन आंदोलन करने के लिए क्या कार्यक्रम करेंगे, एक लोक भागीदारी, क्योंकि वहां गुजरात में कई समाज ने प्रतिज्ञाएं लेकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था। कई ऐसे कपल है कि जिन्होंने एक सिंगल डॉटर उनके पास है, तो ऐसा अभियान समाज की भागीदारी से होगा। आप इसमें क्या प्रयत्न करोगे, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। मैम, ये प्रोग्राम इसलिए सफल रहा है क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी है, नहीं तो सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो रिवाज है ये हज़ारों साल पुरानी है कि हम लड़कियों को we kill them either in the womb or we kill them after, or we abort them or we kill them after they're born. So to change the mindset, especially in patriarchal societies as in Haryana, Rajasthan and other places, and the fact that we've been able to do it means that people have been involved at every step. To give you a few examples, for instance, all birth statistics are put in public places in Gudda Guddi boards, and debate is encouraged on this in every village. For instance, Jalgaon district has installed digital Gudda Guddi boards in all offices and public places. We have had the brand visibility of the BBB logo. All government buildings, public offices, official public vehicles, public transport, school buses are using the Beti Bachao, Beti Padhao logo. For instance, in Haryana, Chandigarh, UTs, etc. Then we celebrate the birth of the girl child, and we dedicate special days on the value of the girl child, linking Sukanya Samriddhi accounts with the birth of girl children, and felicitating parents who had girls, plantation drives, symbolizing nurturing and care. And we've also been very strong in the prevention of child marriages. To give two areas of special interest, Cuddalore and in Jind, where they had this amazing program called Selfie with Daughters, which the Prime Minister also took part in, which we were, it sort of became viral. Then we take local champions. We choose them from sports, academics, writers, lawyers, students. The district administration uses them as role models. And these champions go to different blocks and spread the message of BBBP. For instance, in Sikar district, Una, Gwalior, the role model way has been very successful. Then we award best panchayats. We award parents who have valued their daughters. We award community members, local champions, meritorious girls. For instance, Nagaland, Jammu, and Gandhinagar have been very good at this. Then we have enrollment campaigns focusing on child education. And we have a lot of plays that every school is allowed, is encouraged to do. With things like School Chale Hum, which Jalgaon has done, Our School Chale by Sikar, Apna Bacha Apna Vidyalaya and Collector Ki Class by Junjunu, which has been an extremely innovative and good program. Career counseling guides by Sirsa and other places. We have special Gram Mahila Sabhas on the issue of declining child sex ratio, in which women stand up and talk about themselves. Our media has been very strong. We've used radio, cinema, digital media, mobile exhibitions, community engagement programs like Nukkad Nataks, puppet shows, and the positive reinforcement of the girl child has been going on now for 3 years. We've reached out on 140 radio stations. We've got TV spots in every one on TV channels. We have contacted 4.5 crore people through the mass SMS campaigns. We have used the social media, MyGov, Facebook,
And we have a lot of NGOs involved in this, including grandmothers associations and other ones. On the other hand, we are also using people to give us information on the sex selection machinery. So the PCP and DT Act, we've tightened up the procedures on that. So far, we have implemented the inspection of 57,510 diagnostic facilities. The convictions have been 416, and the medical licenses that have been suspended have been 114. The largest number of cases filed have been Rajasthan, followed by 24% in Maharashtra. So we have been working at this, through media, through NGOs, through changing mindsets. Yes, thank you. Mrudanko Mahanto. प्रश्न आप ही का था ना, बैठिए, अच्छा काम. In West Bengal, our popular Chief Minister, Srimati Mamata Banerjee, initiated the program Kanyasri in 2011. Yes. And in this year, the 2017-24 June, the United Nations has awarded the West Bengal government the first place for public service for its Kanyasri scheme in this year. The award ceremony was held at World Forum The Hague in Netherlands. Yes, out of 552 projects among the 62 countries, this Kanyasri scheme has got the first Kanyasri bags the first UN award in this year. So it is a great honor to this our country. And my request to the central government that this Kanyasri Prakalpa or scheme that is taken up by the West Bengal government should follow by the all other states, and it should be taken as a model to this initiated this program. Okay. And my another humble submission in this August House that I want to mention is one incident that has happened in Chandigarh this few days back. No. You don't have any question, please. Yes, question. This is not a suggestion hour. Government is trying to. This is not a suggestion hour. It is a question hour. No, you don't have any question. No, I'm sorry. Ma'am, I'd like to take this opportunity to speak on this. While the program that the West Bengal government has launched on their own is effective, it is the only state in India which has completely refused to do the Beti Bachao Beti Padhao scheme. And as a result, out of 161 districts, Kolkata is showing a severe declining trend in women. One second, एक minute. And the scheme that they have started, ma'am, the scheme that they have started is, many states have done equally well in that scheme. Madhya Pradesh, Ladli Lakshmi Yojana has done extremely well. Haryana has got Ladli Yojana. Jharkhand has Mukhyamantri Lakshmi Ladli Yojana. Rajasthan has got Chief Minister Rajashri Yojana. Goa has the Mamta Yojana. Gujarat has... That's what I said. Gujarat has the Balika Samriddhi Yojana. Karnataka has Bhagya Lakshmi. Chhattisgarh Saraswati Cycle Yojana. Maharashtra Majhi Kanya Bhagyashri scheme. Andhra Pradesh Bangaru Talli scheme. Manipur has Balika Samriddhi Yojana. So many states have got similar programs and are doing extremely well as well. But I would urge the West Bengal government to adopt the Beti Bachao Beti Padhao program, because it's neither political, it benefits girls, and I see no reason why the Chief Minister should not adopt the program. Sri E.T. Mohammad Bashir. Thank you, Madam. Yes. Madam, this Beti Bachao, Beti Padhao is a flagship program because it is focusing on very important issue that is pertaining to birth rate ratio of the girl child and their educational empowerment. A minister in her reply have explained the certain success stories and the hurdles in implementing that. See, it is high time to review the entire thing, because we had even CAG report says that, citing certain glaring example, they says that the scheme has not attained its real objective. Similarly, sir, Parliament is standing committee on HRD with regard to educational empowerment of girl child. They have also said
that our budget allocation and expenditure, compared to that, expenditure is very less. So what I am saying is, Minister said, there are certain problems with the state in that. But anyhow, what I am asking is, whether we can have a time-bound, strict program for the adherence of the guideline on implementation. Number two, have a effective mechanism for monitoring. This two kind of thing. Let the minister. No, what you have pointed out basically is the girls going to school. My emphasis when I talk about the effectiveness of the program is really getting the girls born to begin with. In that, we have been extremely effective. After that, going to school is a challenge by the state government. We have reinforced that. As I read out, so many programs where the collectors have taken up saying that girls going to school. Many state governments have this list that I read out of the Ladli Yojanas are really to give incentives for girls to go to school. So almost every state is offering incentives. So as far as the girls being born, it has been extremely effective. संतोष अहलावत जी, बस प्रश्न महत्वपूर्ण है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मंत्री महोदय ने 2 बार मेरे जिले का नाम लिया, इसके लिए भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जिले ने और राजस्थान ने, मैं कहूँगी, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जहाँ 1000 बालकों के एवज में 730 बालिकाएं थी, वहाँ झुंझुनू में आज के दिन 1000 बालकों की एवज में 930 बालिकाएं हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जो राजस्थान में चल रही है, मैम, बच्ची पैदा होती है उस समय 2500 रुपये उसके अकाउंट में होते हैं। तो ऐसी योजना क्या केंद्र सरकार भी शुरू करने जा रही है ताकि देश भर में बेटियों को बचाने का जो प्रधानमंत्री जी का स्टेट ने बहुत सारी योजनाएं कही, इससे भी ज्यादा। मेरा मंत्री जी से एक अनुरोध है। कहाँ? I haven't understood the question. No, राजस्थान के राजश्री योजना। नहीं, राजस्थान की स्कीम जो झुंझुनू में है वो बहुत ही इफेक्टिव स्कीम है और हम देख रहे हैं कि उसको अगर हम डुप्लीकेट कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में। सिराजुद्दीन अजमल, शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज नाउ, बहुत समय हो गया। Thank you very much, madam, for giving me this opportunity. In central and eastern India alone, some 22 million women reside in relief camps in disturbed area, and also 3 lakhs people since 1992 and 93 from ethnic violence. 3 lakh people are residing in camps there. 50% of them are children and women. Madam, there is no health facility, no education facility, even toilet facilities are not there for these women and children. Now my question is whether the ministry concerned has any role regarding these women and children living in these sheltering camps, and if steps are being taken, what, and if not, why? Thank you. I don't think this pertains at all to the Beti Bachao program, but I'm glad you raised the issue. I don't have a direct role on this, but if a complaint comes in, and I'm sure I'd be happy to receive a complaint from you on specific areas and where we could intervene, I'd be happy to intervene. Thank you. Supriya Sule, bilkul short question, bahut samay ho gaya. Just a quick question that Maharashtra is doing exceptionally well in this program, and statewide it's implemented everywhere. But we do have cross-border rackets of illegal abortions. So in your reply, you said you've done a nationwide awareness and advocacy program. But what more can we all do to make sure these interstate illegal abortions don't happen? Thank you. Quite frankly, I'm at a loss to give you an exact answer. Where the state is doing extremely well, as in Maharashtra, as in Haryana, people go outside the state and they then have their sex selection done, and then they do the abortion there. Better policing methods. If somebody can identify where they go to, we have informed the police several times that this has become a center or a hub for illegal sex selection, PCP and DT machines, and then they've taken action. Yes. We actually are taking a lot of action every day. So if you can identify a place where they go out, then we can take action on that.
we have a lot of, we reward, another thing we do have is between the Health Ministry and us, in this program, Beti Bachao, we pay whistleblowers, we pay informers, we have strengthened the PCP and DT cells, and they can now go cross-border to check whether some problem is happening. So there is action being taken. Thank you. Question number 183, Sri Nana Patole ji. Question number 183. Yes, Minister. Madam, answer is laid on the table of the House. Supplementary. अध्यक्ष महोदय, अंगदान ये हमारे मानव जीवन में सबसे मूल्यवान दान है और आज हम देखते हैं कि किडनी की चोरियां और उससे बड़े पैमाने में लोगों को मारा जाता है और उनका किडनी जैसी चीजें निकाली जाती है। आज देश में हम बहुत से लोग देखते हैं कि खुद प्रोत्साहित होके अंगदान करने को तैयार रहते हैं, वो फॉर्म भी भर के देते हैं, लेकिन आखिरी के समय तक उनके अंगदान की व्यवस्था की जाती नहीं और उसी आधार पर कई लोगों की जाने जाती है। मेरा स्पष्ट प्रश्न अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि जैसे कनाडा जैसे देश में जो अंगदान दाता रहते हैं, ऐसे लोगों को नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। क्या सरकार भारत देश में भी ऐसी व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है? ये मेरा प्रश्न है। Can you just repeat the last bit of the question? Can you just repeat the last bit of the question? I'm sorry. अंत में आपने क्या पूछा? Yes. फॉरेन में उनको अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ऐसा है, कनाडा जैसे देश में अंगदान करने वाले जो लोग रहते हैं उनको नागरिक सम्मान से गौरवा जाता है। क्या अपने देश में प्रोत्साहन करने के लिए ऐसी योजना लाने की भारत सरकार की कोई योजना है क्या? मैडम, ये योजना ऑलरेडी है। हम जब नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 27 नवंबर को, तो ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स, ऐसे तमाम डॉक्टर्स, ऐसे तमाम फैमिलीज़ जिनके डोनेशंस हुए हैं, कैडेवर डोनेशंस हुए हैं, उनको और जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम अवार्ड करते हैं। ये पद्धति है हमारे यहाँ। दिस इज वी डूइंग इट। जी, थैंक यू। मैं इसमें एक कहना चाहूँगी थोड़ा मेरी तरफ से कि इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी खूब हिस्सा ले सकती है। मेरे अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम इसमें हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान की केसेस हुई है। सेकंड सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय, मला सपोर्ट करा माध्यम, हे मला डिस्टर्ब करतात आहेत, बाजूचे लोक डिस्टर्ब करतात आहेत। हाँ, बोला बोला। अध्यक्ष महोदय, तुम्ही इतके कमजोर नाही आहे की तुम्हाला अध्यक्ष महोदय, मेरा जो ख वाला जो प्रश्न था उसमें मैंने कहा कि राष्ट्रीय अंग और उत्तेजक प्रतिरोध संगठन द्वारा विचार टिप्पणियां मांगी गई क्या, तो उसमें तसंदुब बोरा क्या है, उसमें मेरे को कोई जवाब नहीं आया। मैडम, जो वेबसाइट हमने देखी, जो सरकार की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में भी ऐसे कोई स्पष्ट नहीं है कि अंगदान करने वालों के लिए सरकार की तरफ से उनको क्या क्या मार्गदर्शन किया जाता है और क्या क्या सपोर्ट किया जाता है। जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग इससे प्रोत्साहित है, करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन आखिरी समय में उनके जो आंखें हो, किडनी हो, नहीं निकाली जाती है। उसके लिए सरकार की क्या योजना है और राज्य सरकार को क्या दिशा देंगे? मैडम, ये जो इन्होंने प्रश्न किया है, जहाँ तक ख पार्ट में प्रश्न किया है, इन्होंने कहा है कि डोनेशन की दृष्टि से जो चेंजेस लाए गए उसमें आपने कंसल्टेशन की गई कि नहीं की गई, लेकिन प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। ये कह रहे हैं कि आप अंगदान को बढ़ाने के लिए आईईसी के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने आईईसी के माध्यम से, नोटों के माध्यम से लोगों को अंगदान करने के लिए पहले तो इसके क्राइटेरिया को बहुत हद तक चेंज किया है। उसमें हमने अमेंडमेंट्स लाई हैं और उस अमेंडमेंट्स के माध्यम से हम इसको वाइडर इसका परव्यू बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीयू में हमने कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं ताकि कोई एक्सीडेंटल, इस देश में लगभग 1.5 लाख डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा,
और वो आईसीयूज में जाते हैं, तो वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं ताकि वो कोऑर्डिनेटर्स उनके साथ कंसल्टेशन करें, काउंसलिंग करें और उनको बताएं इसके बारे में। जहाँ तक उनको प्रोत्साहित करने का सवाल है, वो हम हर लेवल पे कर रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से भी कर रहे हैं, एनजीओज के माध्यम से भी कर रहे हैं, नोटों के माध्यम से भी कर रहे हैं, एंड वी आर इन वेरी good contact with all the social organizations who are working in it. Yes. Dr. Shashi Tharoor. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Yes. This is an extremely important issue because unfortunately in our country, the national organ donation effort has not been successful. Our organ donation rate is about 1 per million, which is actually one of the lowest in the world. I was very touched, Madam, that you yourself mentioned the efforts in your constituency, and I'm wondering whether you as Speaker might want to encourage all us MPs to set the example by pledging our organs on a voluntary basis from this Parliament. I have done so myself, and I urge others to do so. Many of us have done so, and I think it would be very good if it became an appeal from you. But my question to the Minister is, given the fact that we are lagging so far behind international norms, is there not a case for a massive national awareness campaign? The Prime Minister has demonstrated the awareness that is possible through his Mann Ki Baat and so on. If we can, at the highest levels of the government, encourage the public to actually contribute their organs and do so in a spirit of selfless, they don't lose anything, it's only after they are gone that the others will benefit. If it can be done at a very high level, it seems to me that the nation might wake up and be sensitized to this. So perhaps the Honourable Minister might wish to convey to the Prime Minister, and perhaps the Honourable Speaker might wish to inspire MPs to follow this example. Madam, I think a bit of the question has been addressed to you. As the Honourable Member himself has admitted that Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he spoke to the nation about how important and valuable organ donation is in the Mann Ki Baat program. As you're saying that there is a need to convert it as a national drive, Madam, because in India, the rate of organ donation is, you said 1 per million, it's not even that, it's 0.58 per million, that means less than a million. So that is a serious case. And ma'am, we have more of live donations. We want to increase the number of cadaver donations, and that is why a series of activities we have done so that we are able to raise the levels of awareness. And I want to specifically quote here that after the Honourable Prime Minister spoke about this particular thing, the number of visitors on our website has increased, the number of organ donation pledges have increased. Madam, NOTO has come into existence in 2014. We have just set it up in Safdarjung Hospital, and we are trying to set up 5 regional offices as well in 5 different states of Tamil Nadu, Maharashtra, Assam, Chandigarh and West Bengal. And we're also trying to set up the SOTOs, the state units. Since it is in the nascent stage, we will need time to strengthen it, but I want to assure the Honourable Member that we are leaving no stone unturned to make sure that the levels of awareness rises, and for that we have undertaken several activities, and we have made several amendments in 2011 in the Act itself, which the Honourable HFM mentioned about. I don't want to repeat it. So there's a lot that we are doing, and of course I would appeal to the MPs here as well, that you speak about the cause in your respective constituencies so that the levels of awareness about organ donation increases. Yes. Shri Dinesh Trivedi ji. Madam, we all know that India is a very strong country, and whatever we decide can be implemented. And we have seen this during the pulse polio. Dr. Harshvardhan is sitting here. He was one of the pioneers. At the outset, the Minister in the statement has mentioned that this is a state subject, which I understand. Dr. Shashi Tharoor mentioned that India has only 1 per million, US has 26, Spain has 36, France has 26 per million donors. Madam, we know that this is a question of supply and demand. While demand is about 2 lakhs, supply is about 6,000. Madam, I want to ask that what is the progress on the National Organ Registry? And second, I also would like to compliment the Ministry for making the research on stem cells, because stem cells is the future. And I'm aware that the live embryos research was stopped for some reason. You have restarted. I must compliment you. Future is stem cell.
So what is the government and the ministry thinking about that as well? Thank you. Madam, specifically talking about the progress in the increase in the number of donors, we've increased from 2.5 lakhs to 10 lakhs. Regarding the stem cell, I don't have an answer right now, but if you write to me, I'll definitely answer you. Thank you. Question number 184, Sri Kesinani Nani. He is not there. Minister? सर एक उत्तर सदन के पोर्टल पर रखा गया है। Yes, प्रहलाद पटेल जी। मंत्री जी ने जो जवाब में लिखा है उसमें स्वीकार किया है कि दो मुख्य जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उसमें आयुष का उल्लेख नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि जो भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण इडाई है उसने 15 साधारण बीमा कंपनियों को उनकी उत्पादों की सूची में डाला है। नीचे साथ में ये भी कहा है कि उनके मूल्य का निर्धारण कर दिया, लेकिन किसी भी उपभोक्ता को जिसको आयुष का इलाज कराना है अगर उसका सूची में नाम नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एडाई को क्या भारत सरकार, क्योंकि अध्यक्ष जी मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि आयुष के मामले में अक्सर ये होता है कि नियमों में उलझा दिया जाता है। यदि ये सुविधाएं उसमें नहीं होंगी, अगर आपने मूल्य निर्धारित कर दिया है, अगर सूची में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उस उपभोक्ता को जो उस औषधि का लाभ लेना चाहता है उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि सूची मूल्य तय करने से काम नहीं चलेगा। क्या एडाई को सरकार निर्देश दे सकती है या जल्दी करा सकती है ताकि उस सूची में उसका नाम हो जाए शामिल? सर मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार आयुष के प्रति बहुत सजग है और ये मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 2003 में आदरणीय अटल जी की सरकार में आयुष का विभाग बना था और 2014 में वर्तमान सरकार ने आते ही एक मंत्रालय का गठन किया। जो बात आपने बताई है वो हमारे समझ में आई है और मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे इसकी अनदेखी की जाएगी। जो भी आप सुझाव दे रहे हैं उसको क्रियान्वित किया जाएगा और मैं आप जो दो विभाग बता रहे हैं वो दोनों श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। पर इस संदर्भ में आयुष के माध्यम से आयुष की जो विविधताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। इसमें जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। अजय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व से प्रचलित दोनों बीमा योजनाएं RSBY और SCHIS के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य पैकेज में आयुष चिकित्सा शामिल नहीं है, लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 साधारण बीमा कंपनियां आयुष उपचार की एक या अधिक प्रणालियों को कवर करते हुए अपने उत्पाद प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर में यह भी बताया गया है कि साधारण बीमा कंपनियां व IRDAI के हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन 2016 में बीमा कवरेज प्रदान कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय तकनीकी सलाहकार परिषद ने कुछ नई औषधियों के स्थानीय चिकित्सीय परीक्षण में छूट दी है, जिसमें कुछ पेटेंट दवाएं भी शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, चूंकि अब आयुष चिकित्सा प्रणाली का उपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, स्वाभाविक रूप से दवाओं की खपत भी बढ़ी है। क्या लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा व दवाओं की गुणवत्ता व दक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयुष अस्पतालों व दवाओं को कवर करने के लिए विशेष बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई जाएगी? सुझाव आपके लिए आपने दिया है, हम उसको ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से हम कदम उठाने का काम करेंगे। पर इतना मैं कह सकता हूँ, ये संबंधित सीधे हमारे मंत्रालय से नहीं है और ये आयुष मंत्रालय, जैसा मैंने बताया, एक अलग मंत्रालय हो गया है, तो इसकी जानकारी वहाँ से मिलेगी, मैं उनको कह दूंगा। पर मैं इतना व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि इस संदर्भ में कहीं भी हमारी सरकार कोई कमी नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 185, श्री आनंदराव अडसुल जी, नॉट देयर। श्री श्रीरंगप्पा वर्ने, नंबर 185। यस मिनिस्टर, यस पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो रक्षा विभाग के आर्मी, नेवी
और एयरफोर्स के लिए उत्पादन का काम करती है। कई सारी कंपनियों के वेंडरों के माध्यम से 60% के ऊपर विभिन्न उत्पादन करके इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लाया जाता है, जबकि वेंडरों के द्वारा भेजे गए रक्षा विभाग की सामग्री के कई सारी तकनीकी कमियां होती है। देश भर के इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 90,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों में पूरी उत्पादन करने की क्षमता है, फिर भी